मित्रों, वैसे तो प्रेजेंटेशन में काफ़ी कुछ होगा ही, लेकिन थोड़ा जैसे भूमिका में कुलर जी ने बताया है कि अभी तक ये क्षतिपूर्ति केवल किसानों के लिए बनाया गया था कि उनका जो किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के कारण से जो नुकसान होता है फसल का नुकसान उसमें वो रजिस्टर करते थे। बाद में ये ध्यान में आया कि आखिर फसल के अलावा भी नगरों में कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, कोई उनके औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, कोई मकानों में भी इस प्रकार का नुकसान होता है। तो ऐसे सब लॉस भी मूवेबल इमूवेबल सब प्रकार की जो प्रॉपर्टी है उसका लॉस भी इसमें अगर एंटर होगा तो उसका फिर असेसमेंट के भी तौर तरीके हैं। कुछ हमने जो ये होती है इंश्योरेंस की सर्विस उनके माध्यम से कराएंगे और कुछ असेसमेंट डीसी की कमेटीज़ जो हैं वो करेंगी। तो दोनों असेसमेंट के आधार के ऊपर उनको मुआवजे की कुछ राशि, उसका एक परसेंटेज वो हम कुछ तो डिक्लेयर पहले से है, कुछ आज डिक्लेयर करेंगे, उसमें से वो राहत उनको दी जाएगी। और अब बाद में आज ही जो एक विचार हमारा बना है कि जो नू में जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का भी वहाँ जान माल सब नुकसान हुआ है, तो जान के नाते से अलग घोषणा करेंगे, लेकिन उनका जो माली नुकसान है, गाड़ियाँ फूकी हैं, कुछ और एसेट्स जो दुकानें हैं, तो उसका भी इसी पोर्टल में एक प्रकार से जानकारी लेंगे और उसी आधार पर उसकी भी स्कीम बना करके उनको सबको दिया जाएगा, ताकि जो नुकसान जिसका होता है वो क्लेम करता है तो फिर कोई चीज़ बचती नहीं है। अन्यथा बहुत लोग बाद में शिकायत करते हैं कि फलां का तो जो है असेसमेंट हो गया, मेरा रह गया। इसलिए हमने ओपनली सबको कहा कि आपका जो लॉस हुआ आप अपना दर्ज करें और बाद में फिर उसकी असेसमेंट का काम डिप्टी कमिश्नर और जो बाकी एजेंसीज हैं उसके माध्यम से कराया जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी हम इसका असेसमेंट करके लोगों को राहत पहुंचा सकें। इसलिए ये पोर्टल जो है इसका एक्सटेंशन किया गया। पोर्टल तो पहले से बना ही हुआ है क्षतिपूर्ति, लेकिन उसको एक्सटेंडेड वे में उसका जो ऑपरेशनल जो उसका दायरा है वो बढ़ाया है। तो ये इसके बाद मैं समझता हूँ कि एक बार प्रेजेंटेशन देखेंगे तो कोई प्रश्न होगा तो उसमें करेंगे। धन्यवाद सर। प्रेजेंटेशन या पोर्टल भी दिखा दें। तो ये तो पुराना स्वरूप है, आपको याद है, पहला ये लैंडिंग पेज है उसका पोर्टल का। इसमें जब व्यक्ति अपनी यूपीपी आईडी भर देगा तो तत्क्षण उस परिवार के जो सदस्य हैं उन सबके नाम आ जाते हैं और फिर जिसके भी फ़ोन नंबर से वो ओटीपी मंगवाना चाहें वो ओटीपी भर के उसके बाद ये जो मुख्यमंत्री जी ने कहा नया स्वरूप है या एक्सपेंडेड वर्जन है ई क्षतिपूर्ति का, वो भी इसके बाद आपके सामने आ जाएगा। तो कारण चुनना है कि आपका नुकसान क्यों हुआ, आग से, बाढ़ से, ओलावृष्टि, सूखा, शीतलहर, भूकंप, भूस्खलन, सामूहिक हिंसा, जैसे मुख्यमंत्री जी ने अभी एक पर्टिकुलर रेफरेंस किया। तो कोई भी कारण चुन ले, मान लीजिए बाढ़ ही चुन लिया, तो क्षति का प्रकार बताएं कि आप पशु या पक्षी की मृत्यु या आवास की हानि या फसल खराब है या व्यवसायिक हानि। तो जो भी आप चुन लें, मान लीजिए पशु पक्षी की मृत्यु चुन लिया, तो फिर इसमें आपने भरना है कि किस प्रकार के पशु की मृत्यु हुई है, क्योंकि सबके लिए कॉम्पनसेशन नॉर्म्स अलग है। और फिर ये भरना है कि कितने हुए। बस आगे दिखाने चाहिए, कुछ भी एक चुन के बस समाप्त करते हैं इसको। ये किस डेट को हानि हुई, फोटो अगर है तो फोटो अपलोड करेगा और ये कहेगा कि मैं सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा भरी गई जानकारी सही है। वो एक पटवा दिखाना था नीचे, इसको आप अगर ध्यान से देखें, हाँ फोटो है तो अपलोड करें, आवश्यक नहीं। अब आप ये देखिए, जैसे ही ये सत्यापित कर दिया कि ये जानकारी सही है, व्यक्ति का काम खत्म। ना पटवारी ढूंढना, ना कानून को ढूंढना, ना डीसी को ढूंढना। जैसे सीएम साहब ने कहा जो असेसमेंट कमेटियां बनी, एनिमल हस्बेंड्री कौन, वो सब कंप्यूटर अपने आप पोर्टल पे जाएगा, सबके पासवर्ड है, वो क्लेम को उनको मैसेज आएगा, एक क्लेम आ गया, तो उसको देख के वेरीफाई करना, भरना। और फिर जैसे सर ने कहा जो कुछ नए आंकड़े दिए, जैसे अभी व्यावसायिक हानि का आपको भी नहीं मालूम है, तो वो भी मुख्यमंत्री जी नए सिरे से वो हरियाणा सरकार के राज्य के पैसे से जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के नॉर्म्स हैं वो सिर्फ रूरल एरियाज के लिए और एक कैप है, लेकिन उसको बढ़ा के अर्बन एरियाज को भी लागू करेंगे, स्टेट के बजट से करेंगे, वो मुख्यमंत्री जी बताएंगे। धन्यवाद। ठीक है जी, ये प्रेजेंटेशन को क्लोज कर देते हैं। और
मित्रों, जैसा ये क्षतिपूर्ति का विषय है, पहला जैसे मैंने बताया किसानों वाले से हम शुरू करते हैं। तो जो हमने पोर्टल जिस दिन शुरू किया था उस दिन, क्योंकि उस दिन से वो भरने लग गए थे, तो 1 महीने का समय उस समय दिया गया था। तो वो 18 अगस्त तक अपनी जो भी क्लेम हैं, किसान की जो फसल खराब हुई बाढ़ के कारण से, वो उसमें भर पाएंगे और उसके बाद फिर उसका असेसमेंट करके उनको पैसा दिया जाएगा। जो बाकी सब है, वैसे तो 3 दिन से 4 दिन से इसकी जानकारी हमने लोगों को दे दी थी, तो बहुत से क्लेम इसमें बिना लॉन्च किए भी भरे जा चुके हैं, लेकिन आज इसको विधिवत लॉन्च कर रहे हैं। और इसमें कोई समय मैंने रखना है कोई, तो जो वो वाला है सर, फसल वाला, वो तो आपने 18 अगस्त कर के लिए दिए। बोला। हाँ तो वही समय रहने देते हैं। हाँ, ठीक है। तो 18 में भी आज अभी समय पर्याप्त है, और मैं समझता हूँ कि जो इस समय तक घटनाक्रम है उसके लॉस की जानकारी सबको अपनी है ही, और वो इसमें 18 अगस्त ही इसकी डेट हम रखते हैं, ताकि आज 2 तारीख है तो 16 दिन का समय और मिल जाएगा। फिर इसके बाद उनका सबका आकलन करके उनको दे दिया जाएगा। इसके बाद जो हमने इसकी हर्जाने की राशि तय की है, उसकी एक परसेंटेज जो हमने आपके माध्यम से लोगों को जो बतानी है, उसमें 2 प्रकार का है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी मकान यानी बिल्डिंग को छोड़ करके बाकी लगभग सारी इमूवेबल रहती है, मूवेबल रहती है। मकान है वो इमूवेबल है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का जहाँ तक विषय है, उसमें यदि 5 लाख रुपए तक किसी का लॉस है, असेस्ड लॉस, उसका 80% अर्थात 4 लाख रुपया तक उनको दिया जाएगा। जितना लॉस होगा उसका 80%। 5 से 10 लाख तक 70%, 10 लाख से 20 लाख तक 60%, 20 लाख से 50 लाख तक 40%, जो एडिशनल है उसका ये जाता जाएगा। और 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक 30%, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक 20%, और ये सब मान लो 1.5 करोड़ तक भी हो जाता है, इससे ऊपर भी होता है। तो एक अपर कैप लगाइए कि टोटल 50 लाख तक, और ये कंपनसेशन जो है इस लॉस का मिलेगा। इससे ऊपर मैं मान कर चलता हूँ जो इससे बड़े जो भी लोग होते हैं, सामान्यतया सब लोग अपना इंश्योरेंस कराते हैं। ये तो उस इवेंचुअलिटी में है जिसने इंश्योरेंस ही नहीं कराया है, ताकि ऐसे समय पर उनको भी एक मरहम जो है वो लग सके। तो यानी 1 रुपये से लेकर 50 लाख तक का लॉस इस परसेंटेज के हिसाब से लगभग 1.5 करोड़ तक के नुकसान के लोगों को ये लाभ उसी हिसाब से इंक्रीज होता जाएगा। 1.5 करोड़ से ऊपर का है तो फिर 50 लाख उसकी फिक्स राशि है। ये तो है मूवेबल प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर कोई मानो व्हीकल है, उसका स्टॉक है, उसकी मशीनरी है, प्लांट है, तो ये सारे इस प्रकार के विषय हैं, इसमें कवर होंगे। और जो बिल्डिंग्स हैं अर्थात जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसमें पहले से हमारी एक योजना चल रही है, और उसी के अंतर्गत अगर 1 लाख तक का है तो वो कंप्लीट 100% देंगे, 1 से 2 लाख 75%, 2 से 3 लाख 60%, 3 से 5 लाख 50%, 5 से 7 लाख 40%, और 7 से 25 लाख तक 30%। और इसको भी कैप किया है 25 लाख पर, कि मैक्सिमम किसी बिल्डिंग का अगर कोई लॉस होता है, मानो उसमें क्रैक आया है, उसमें कोई फर्श टूट गया, उसमें दीवार गिर गई, उसमें टोटल भी गिर गई, तो भी मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का उसका लॉस ये हमने इसमें कवर किया है। हाँ, ये अर्बन एरियाज़ की थी। ये जो सारा है ये अर्बन एरियाज़ का है। जो ग्रामीण क्षेत्र का है वो हमारा जो डिजास्टर फंड है उसकी स्कीम वो अलग से है। उसकी स्कीम है, कोई बताएंगे? जी है। हाँ, वो बताते हैं, वो भी आपको बता देते हैं। उसमें जैसे पशुवार या घर के कच्चा के पक्का, वो अपर सीलिंग से एक्शन में है। हाँ, उसका शायद 1,20,000 रुपया मकान का। हाउस का लेकिन उसमें भी जो है मुझे लगता है थोड़ा राशि कम है, और हम उसको रिवाइज़ करेंगे, रिवाइज़ करके आपको बताएंगे। ग्रामीण क्षेत्र वाला जो है उसकी राशि आपको बताएंगे जो पहले से तय है। जी। लेकिन वो मैंने एक बार देखा है, उसमें कुछ मुझे कम लगी। कहा था कि आप बताना चाहते हैं। हाँ, जो घर का है फुल्ली डैमेज हाउस 1,20,000 पर हाउस, और अगर पार्शियली डैमेज हाउस है
जहाँ पे कम से कम 15% नुकसान हुआ है, तो 10,000 रुपये प्रति घर पक्के घर के लिए, और झोंपड़ी के केस में 8,000 रुपये प्रति हट प्रति झोंपड़ी, और कैटल शेड 3,000 प्रति शेड। इसका विचार करेंगे, दोबारा से इसकी घोषणा हम करेंगे। हाँ, ये कई साल पुराना है, उस पर। हाँ, 18 का शायद, कब का है? ये बाढ़ आने से पहले जो हमारा इस साल का रिवीजन भारत सरकार ने किया था वो। लेकिन एक बात ये है कि जो भारत सरकार के कॉम्पनसेशन नॉर्म्स होते हैं, अगर आप फसलों में देखेंगे तो उससे कहीं ज़्यादा हम देते हैं अपने टैक्स से। तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इससे भी ऊपर स्टेट बजट से लिया। नहीं, सर ने स्पष्ट किया कि इंश्योरेंस के उससे बाहर, जिसका इंश्योरेंस किन्हीं कारणों से नहीं कराया गया। इसी प्रकार जैसे अब थोड़ा कंपनसेशन के विषय हैं एक दो, जो पहले कुछ दिन पहले विचार आया था, लेकिन वो घोषणा नहीं कर पाया था मैं। जो कावड़िए जो हैं, जिनका भी शिवरात्रि शायद 18 या 20 तारीख को थी जुलाई में जी, उससे पहले कुछ कावड़ियाज की डेथ हुई है, एक्सीडेंट। तो खुफिया विभाग क्या कर रहा था? क्या सरकार के पास किसी तरीके की जानकारी आई नहीं थी? और अगर आई थी तो क्या कार्रवाई नहीं? मेरा कहना है कि ये सारी बातें एक बार सारी जांच हो जाए, उस प्रोसेस के बाद ही सारी बातें बताना ठीक है। आज इस समय कोई भी बात बोलना, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देना होगा। हमें चीज़ों की तहकीकात में जाने दीजिए, जाएंगे, उसके बाद सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी। एक मानेसर की जो वीडियो थी, मैं जाऊंगा, ये होगा, जो सोशल मीडिया पे थी, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए भी प्रशासन आश्वस्त रहा कि कुछ नहीं हुआ। कुछ ना कुछ बड़े लोग रहते हैं, इंटेलिजेंस होती है, क्या इस एंगल पे भी जांच करेंगे? क्या फेलियर रहा है? देखिए, जब चीज़ें चली हैं और उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत हो गई है, इसमें से नहीं कुछ होगा, और अगली सत्य बात ये भी है कि उस दिन किसी जगह पर कोई सोनू मानेसर के प्रेजेंस का या उसके आने का कहीं कोई विषय नहीं है। जब नहीं है तो अफवाहें और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इन अफवाहों के कारण से जो वातावरण खराब होता है वो इसी प्रकार से होता है। हमारा अपील है, अभी भी अफवाहें बहुत चलेंगी, उन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, उसमें जो चीज़ें सत्य होंगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एक एक करके भाई, एक करके। जो 2 दिन से आ रहे हैं, उसमें जो पथराव हुआ, जो कम उम्र के लड़कों का उपयोग किया गया है, जो वीडियो देख रहे हैं, तो ये मतलब अगर देखा जाए जानबूझ के लाया गया था कि ज्यादा पथराव करके, इस पर भी कोई जांच सरकार करेगी? हर पहलू पर जांच होगी, और अगर कानून के नाते से जो जिसके खिलाफ कार्रवाई बनेगी वो जरूर की जाएगी, उसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। अब लास्ट एक ये हाँ, ब्लैक शर्ट। गुड़गांव में एमपी राहुल ने कहा है कि यात्रा वाले ही हथियार लेकर गए, ये उनका बयान है। देखिए, उनका बयान किस आधार पर उन्होंने दिया है, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, और अगर उनके पास कोई जानकारी होगी मैं उनसे बात करूंगा। रवि, आपने बात की इस मामले में, आप कह रहे हैं शांति व्यवस्था बनाए रखें, जो विपक्ष के नेता है या तमाम जो राजनीतिक दलों के साथ कोई बैठक करेंगे क्या? क्योंकि एक राजनीतिक दल तो ये कह रहा है कि बीजेपी की सरकार की साजिश है, इसको कामयाब ना होने देंगे। सुनहरों के नेता का छोटा सा ये बयान है, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या अन्य जो नेता है वो शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन आप कोई सभी दलों की बैठक बुलाकर कोई इस मामले में चर्चा करें? देखिए, मेरा कहना है कि इस प्रकार के जो विषय होते हैं कभी भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति से ऊपर उठ करके इन चीज़ों का समाधान करना चाहिए। अब चूंकि चीज़ें सारी बहुत शांति की तरफ बढ़ रही हैं आगे, और शांति की तरफ बढ़ जाती हैं, स्थिति ठीक होती है, तो हम स्वाभाविक है अभी कुछ दिन बाद सेशन हमारा होगा, उसमें मिलने ही वाले हैं, और जो सुझाव कहीं से भी आएंगे उसके ऊपर हम काम करेंगे। सरकार का काम होता है सभी के सुझाव लेकर के काम करना चाहिए। हाँ, कर हाँ जी, सख्त संदेश की आप बात कर रहे हैं, मंत्रियों साहब भी बात कर रहे हैं, साहब की सख्त कार्रवाई करेंगे, तो क्या राष्ट्रपाल लगाने की तैयारी है? जिन्होंने इतना उपद्रव मचाया पूरी तौर पर जो कुछ करेंगे घोषणा करके नहीं करेंगे, करके तब बताएंगे। सर ऐसा है कि ये ऐसा भी आ रहा है कि पिछले कुछ टाइम पहले 5 गाँव में छापे मारे थे, काफी बड़े थे, और उसी की बदला लेने की भावना से वहाँ के लड़कों ने या समाज ने ये कदम उठाया, इसको ही निशाना बनाया और साइड में को स्पेशल बनाया। तो इसके ऊपर आपने मैसेज वहाँ देंगे बहुत
बटालियन भी लगा रहे हैं, तो क्या डर खत्म हो गया था लोगों का? देखिए, वो एरिया पुन्हाना का एरिया है। 14 गांव में हमने छापे लगाए थे और आज भी ठीक संख्या में याद नहीं, लेकिन 100 के आसपास लोग अभी भी उसमें अंदर हैं। और ये नू का एरिया एकदम अलग एरिया है। अब जब सारी तहकीकात होगी तो वो जो लड़के वहाँ पर ऑपरेशन कर रहे थे या जिस प्रकार का साइबर क्राइम कर रहे थे, वो कितने इसके अंदर शामिल होते हैं, वो जानकारियाँ सारी मिलेंगी। लेकिन इस समय एकदम ये कहना और लिंक जोड़ना, मैं इसमें हाँ, वो जांच कर रहे हैं, जांच सब करेंगे। हाँ, लास्ट सर जांच के लिए कोई आपने एसआईटी बनाई है सर? देखिए, जितना बड़ा हमारा पूरा यानी पुलिस का टॉप वहाँ गया हुआ है, डीजीपी वहाँ बैठे हैं, एडीजीपी सीआईडी वहाँ बैठे हैं, हमारी एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह वहाँ बैठी हैं, हमारे वहाँ के जो आईजी हैं साउथ रेंज के वो वहाँ बैठे हैं। एसआईटी होती है, कोई एक आध घटना होती है और जिसमें कोई एक आध ऑफिसर के नीचे 2-4 लोग लगा के उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। ये सब लोग बैठे हैं, इनके बैठने के बाद कोई एसआईटी का वर्क बचता नहीं। एक करके बस, अब दो तीन हाँ, एक मिनट अरे एक करके सबका मैं जवाब दूंगा, मैं कहीं जाने वाला नहीं, चिंता मत करो। सर, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता कह रहे हैं कि अधिकारी अगर एक्शन लेते तो इस तरीके की हिंसा ना होती। इनपुट था लेकिन पुख्ता नहीं था, इसकी वजह से एक हिंसा हुई है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद, देखिए, ये अगर का विषय नहीं हुआ करता, घटना नहीं होती तो सब ठीक था, और जो घटना हो गई है तो कितने अगर लगा लो। एक वो आ गई बात सारी। एक मिनट भाई, एक करके ना, ऐसा थोड़ी है। दोनों विधायकों द्वारा मोहम्मद इलियास और मोहम्मद खान द्वारा जो रोया गया था विधानसभा के अंदर, वो रोए थे। मोनू मानेसर के खिलाफ उनके द्वारा सबूत भी पेश किए गए थे विधानसभा के अंदर। उन्होंने कहा था कि मोनू मानेसर एक तरीके से थ्रेट है, जो नून जिले के अंदर जो है वो लगातार जो टीनेजर्स हैं, मुस्लिम टीनेजर्स हैं, उनके खिलाफ जो है वो ड्रग्स के केसेस जो है वो नकली ड्रग्स के केसेस उनके खिलाफ बनाए जा रहे हैं और बहुत सी कार्रवाई जो है वो गोरक्षा के कोई देखिए आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान होता है। आखिर हम मानो सरकार के अंदर हमारा एक दायित्व है, पुलिस का अपना एक दायित्व है। जिस किसी को किसी इन्वेस्टिगेशन में संतुष्टि नहीं होती है, इसके आगे कोर्ट्स भी हैं, उनका कोई रास्ता हमने बंद नहीं किया है। कोई अगर सबूत देते हैं और हम कार्रवाई नहीं करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फर्जी आरोप प्रत्यारोप से हम सबको बचना चाहिए। हाँ, चलिए। एक सेकंड, मेरा आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है। मुख्यमंत्री जी 11 साथियों के प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं, उन्होंने स्वयं कहा मैं और भी उत्तर दे। कृपया जिनके पास माइक है और सवाल पूछना चाहते हैं वो अपना माइक ऑन छोड़ अभी कर लें, बस उसके बाद ना करें तो हमें स्पष्ट हो जाएगा। जो लोग खड़े हैं और अभी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो थोड़ा सा इतना अपनी वो दिखाएं कि खड़े रहें, बोले, तो जब बैठ जाएंगे सारे तो मुख्यमंत्री जी समझ जाएंगे कि हो गया। देखिए, अगर कोई, मेरा क्या कहना है, अगर कोई ऐसी कंक्रीट ऐसा कोई विषय है जिसके बारे में कोई मुझे जनता को आपको बताना है, आपके माध्यम से उन तक बात पहुंचानी है, तो विषय कई बार हम भी विषय ऐसे पूछते हैं जिसमें से आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि हमें सबकी सुरक्षा देने का हमारा काम है। हम सबसे अपील करेंगे कि शांति से वहाँ रहें और आपसी भाईचारे में जो वहाँ सब प्रयत्न हमारे हो रहे हैं, हम दोनों पक्षों के लोगों को बुला करके बातचीत भी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि दोनों पक्षों के सारे लोग एक दूसरे के विरोध में, एक कोई ग्रुप होता है कई बार इस प्रकार का मिसक्रिएंट्स का, अब उसको समझाने के लिए भी कुछ लोग उसको समझाते हैं, कुछ अपने आगे बढ़ के गलतियां करते हैं। तो ये समाज के संतुलन बढ़ाने के लिए आपसी भाईचारे की बातचीत ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। मैं अंत में एक दो चीज़ें और बता रहा हूँ जो हमने निर्देश दिए हैं। पहली बात तो ये है कि इस प्रकार के मामले में जैसे मीडिया का विषय होता है, एक होता है, लेकिन कुछ लोग गैदरिंग करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, उसमें स्पीचेस जो हैं हेट स्पीच देते हैं। हमने निर्देश दे दिए हैं कि अगर कोई हेट स्पीच देता है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी ही है हमने।